हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किसी भी बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग, दैट इज फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक अच्छी बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये है कि इस चैप्टर्स का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट है और कॉन्साइज कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे फ्रेंड गलत नहीं होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, AS क्या होता है फ्रेंड? AS होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नाम तो सुना होगा आपने। इसको ICAI कहते हैं। इंडिया में अकाउंट इंप्लीमेंटेशन की अथॉरिटी केवल ICAI के पास है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कैश के फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। कैश के फ्लो का मतलब होता है कि कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। सिंपली इनफ्लो का मतलब होता है फ्रेंड कैश रिसीट्स, पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कि पैसे कहां जा रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली हम लोग मीनिंग या कैश फ्लो स्टेटमेंट के डेफिनेशंस की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो पीरियड होती है वो बेसिकली 12 मंथ की होती है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इन टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में किसी कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को जिस स्टेटमेंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश जो हमारे पास है या सिमिलरली जो बहुत जल्दी हाईली कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें आती क्या क्या चीज़ें हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में? कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है वो तो है ही कैश। एंड इक्विवेलेंट्स मीन्स हो गई कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे हमारे डिपॉजिट हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है फ्रेंड्स जो 12 मंथ से कम समय के लिए होती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, लेस देन 12 मंथ। और इसी को हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये हमारी होती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो कैश इनफ्लो होते हैं या जो कैश आउटफ्लो होते हैं, दैट इज कैश फ्लो, ये कहाँ से होते हैं फ्रेंड? ये किसी कंपनी के वेरियस एक्टिविटीज से होते हैं। और जो कंपनी की वेरियस एक्टिविटीज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ CFS की। CFS का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 3 एक्टिविटी होती हैं फ्रेंड। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों होती क्या है और इसके सोर्सेस क्या हैं, ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान के रखिए कि 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्हीं 3 एक्टिविटीज को हम लोग वेरियस एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड? तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला, टू एजरटेन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज। और सोर्सेस का मतलब होता है रिसिप्ट मतलब पैसे का इनफ्लो, दैट इज पैसे कहां से आ रहे हैं और कितना आ रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सोर्स डिफाइन करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये 4 चीजें आती हैं फ्रेंड।
फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू एजरटेन द एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज। एप्लीकेशन का मतलब होता है फ्रेंड पेमेंट, और पेमेंट का मतलब होता है आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहाँ से कहाँ पे जा रही है और कितना जा रही है, इसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, दैट इज इन सिंपल वे पेमेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वेरियस एक्टिविटीज से एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू एजरटेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की नेट चेंज को रिप्रेजेंट करती है। चेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, या तो ये वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या तो ये वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर में कोई बैलेंस होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसको हम लोग करंट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू बढ़ गई तो दैट इज इंक्रीज, अगर वो वैल्यू घट गई तो दैट इज डिक्रीज। उसी को हम लोग कहते हैं नेट चेंज। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव थे फ्रेंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी का सबसे फाइनल स्टेप होता है। ये हम लोग सबसे लास्ट में प्रिपेयर करते हैं जब हम लोग बैलेंस शीट बना चुके होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के वेरियस एक्टिविटीज़ को सीखने से पहले हम लोग एक बार बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग क्लास 11 से ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रहे हो, बट फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से समझना। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है, और वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट पे सबसे ऊपर आती है फ्रेंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में 3 आइटम्स होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी कहते हैं, और तीसरा करंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म डेब्ट्स भी कहते हैं। तो ये 3 आइटम होती हैं लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट नीचे एसेट्स आते हैं। एसेट्स में भी 3 आइटम होते हैं। पहला नॉन करंट एसेट जो कि लंबे समय के लिए होते हैं, 12 या 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी 1 ईयर या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होता है। और तीसरा करंट एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज़ें आती हैं लाइबिलिटीज़ में और ये 3 चीज़ें आती हैं एसेट्स में। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होगे तो आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, और कंप्लीट बैलेंस शीट के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में कई सारे आइटम्स होंगे। आपको उसी आइटम्स को एनालाइज करनी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो करंट लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये 2 आइटम्स जाएंगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। जो करंट लाइबिलिटी होती है ये होती है वर्किंग कैपिटल। क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है आपको, CA माइनस CL। तो दैट इज करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल डिफाइन करने में काम आती है। करंट एसेट से जब हम करंट लायबिलिटी डिफाइन करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगी, और ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है फ्रेंड्स। एसेट में जो नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब ऊपर के ये 2 आइटम नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो करंट एसेट होती है ये भी वर्किंग कैपिटल में आती है, दैट इज CA माइनस CL, और ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है फ्रेंड्स, बस इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है,
और करंट एसेट अगेन वर्किंग कैपिटल का पार्ट्स होता है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। अब हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है फ्रेंड? किसी कंपनी का जो ऑपरेटिंग नेचर होता है या किसी कंपनी के बिजनेस का जो नेचर होता है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे बिजनेस या कंपनी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या हो सकता है कोई फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो उससे रिलेटेड जो भी उसका बिजनेस होगा वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम लोग फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी दो फ्लो होगा। कौन सा? एक इनफ्लो मतलब पैसे आएंगे और दूसरा आउटफ्लो मतलब पैसे जाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो दैट इज पैसे कहां से आएंगे, इनफ्लो, एंड आउटफ्लोज पैसे कहां पे जाएंगे। तो कहां कहां से आ सकते हैं फ्रेंड? जनरली कैश सेल, पैसे कहां से आएंगे? जब हम लोग कोई सेल्स करेंगे। देन रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे रिसीव हो सकते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। और रॉयल्टी रिसीव हो सकती है, फीस रिसीव हो सकती है, एंड कमीशन रिसीव हो सकता है, एंड इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स पेमेंट अगर एक्सेस होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वापस कर देती है, दैट इज इनकम टैक्स रिफंड। ये होती है फ्रेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज के आइटम्स। अब आउटफ्लोज मतलब पैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते कहाँ हैं? तो ठीक इसी का उल्टा कहाँ जाएंगे? जब हम लोग कोई परचेजेस करेंगे। और कहाँ पैसे जाएंगे फ्रेंड? जब हम लोग क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। ठीक है फ्रेंड्स। और कहां जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहां पे पैसे खर्च होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज वेजेज हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। और फाइनली लास्ट जो होता है पेमेंट वो होता है इनकम टैक्स पेड। जो हम लोग इनकम टैक्स पेड करते हैं वो ऑपरेटिंग आउटफ्लो होती है। तो ये इनफ्लो हो गई फ्रेंड, कैश सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर, रॉयल्टी फीस, कमीशन एंड इनकम टैक्स रिफंड। और आउटफ्लो हो गई परचेज, परचेज किया तो पैसे गए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो पैसे गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी एटसेट्रा, बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पैसे गए, और इनकम टैक्स हमने पे किया वहाँ पैसे गए। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो थे एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आउटफ्लो थे। अब जो सेकेंड एक्टिविटी होती है फ्रेंड वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि कंपनी जहां पे अपने पैसे को या अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट का मतलब कि जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिया, प्लांट परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, सिमिलरली परचेज ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉन करेंट एसेट। और दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया जो 12 मंथ से ज़्यादा समय के लिए हो। अगर वो 12 मंथ से कम होगा तब तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होगा। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो ये कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने आपको बताया फ्रेंड, एसेट के केवल दो आइटम आते हैं, एक नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो फ्लो होता है, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे
और पैसे कहाँ पे जाएंगे, तो आपको केवल इन्हीं दो आइटम्स को देखने हैं, नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इनफ्लो की अगर हम बात करें, इनफ्लो, तो इनफ्लो में पैसे कहां से आएंगे फ्रेंड, जब हम लोग कोई नॉन करंट एसेट को सेल करेंगे, ठीक है, तो दैट इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और कहां से पैसे आ सकते हैं, जब हम लोग कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फ्रेंड, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स में भी हो सकते हैं, शेयर्स में भी हो सकते हैं, कहीं कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट कर लिया, या नॉन करंट एसेट्स में भी हो सकते हैं। तो अगर ये पैसे डिबेंचर्स या मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हुए तो वहां से हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, या अगर ये पैसे हमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए तो वहां से हमको डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगी। तो रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव। एक और आइटम होता है फ्रेंड, जैसे कि सपोज करिए कि बिजनेस ने किसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर पैसा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया हो तो वहां से बिजनेस को या कंपनी को रेंट भी रिसीव होती है। तो ये रेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो नेक्स्ट हो गया रेंट रिसीव। इतने आइटम्स आपके होते हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उससे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो डिविडेंड रिसीव होगा, या जो रेंट रिसीव होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज होते हैं। अब आउटफ्लोज में क्या क्या आएंगे फ्रेंड, आउटफ्लोज में जब हम लोग किसी एसेट को परचेज करेंगे, सेल किए तब तो पैसा आया, इनफ्लो हो गया, लेकिन जब हम लोग किसी नॉन करेंट एसेट को परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, हम उसका पेमेंट करेंगे, दैट इज आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में हो गया परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। सिमिलरली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तब भी आउटफ्लो होगा। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये दो आइटम्स होते हैं आउटफ्लो के, जब हम लोग करंट एसेट या नॉन करंट एसेट को परचेज करेंगे, और इनफ्लो के चार आइटम होते हैं या पांच कह लो आप, जब हम लोग नॉन करंट एसेट को सेल करेंगे या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से जो हमको डिविडेंड रिसीव होगा, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, या जो हमें रेंट रिसीव होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जो थर्ड एक्टिविटी होती है फ्रेंड, वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी या तो शेयर इशू करेगी, या तो डिबेंचर इशू करेगी, या तो किसी कंपनी से लोन लेगी, या फाइनेंशियल कंपनी या बैंक से। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं इसी को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। अब लायबिलिटी साइड में जो दो आइटम्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या होगा फ्रेंड, इनफ्लो में सबसे पहले जब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड मीन्स शेयर, और शेयर में दो शेयर होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो किसी भी तरीके का शेयर हो, अगर हम लोग शेयर इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, दैट इज इनफ्लो। तो इनफ्लो में पहला हो गया इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। एंड और कहां से पैसे आएंगे, जब हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे। डिबेंचर्स
नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है फ्रेंड, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स आते हैं, बैंक लोन्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आती हैं। तो दूसरा हो गया इशू ऑफ डिबेंचर, या तो शेयर इशू करा कंपनी ने या तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया। तीसरा, कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, दैट इज लोन रेज्ड, लोन लिया, ये कंपनी के इनफ्लो थे। अब आउटफ्लो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसे जाएंगे कैसे, ठीक इसी का ऑपोजिट, जब हम लोग शेयर का रीपेमेंट करेंगे। तो पहला हो गया रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन मतलब पेमेंट होता है फ्रेंड। दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब हम लोग डिवेंचर्स का पेमेंट करेंगे, या जब हम लोग लोन का रीपेमेंट करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तीन आइटम तो रिवर्स हो गए। अब अगर आपने शेयर इशू किया तो उसके बदले आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करना होगा, तो दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पेड। अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर के बदले आपको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना होगा, या अगर आपने बैंक से लोन भी रेस्ट किया तो लोन के बदले आपको बैंक को या फाइनेंशियल कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, तो दैट इज डिविडेंड पे। एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पेड, ये आपके इनफ्लो थे और ये आपके आउटफ्लो हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आइटम्स जनरली नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इन तीन एक्टिविटीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और इसके इनफ्लो आउटफ्लो को और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।